पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये कानून आप कह सकते हैं भारत में पर्यावरण बचाने की जो कोशिशें हैं उनकी रीढ़ की हड्डी है। ये सिर्फ पर्यावरण क्या है ये नहीं बताता, बल्कि उसे बचाने और बेहतर बनाने का एक पूरा सिस्टम तैयार करता है। तो सबसे पहले ये कानून लागू कहाँ होता है? क्या ये पूरे देश के लिए है? हाँ, बिल्कुल। जैसा कि इसके सेक्शन 1 में ही साफ है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत पर लागू होता है। कोई राज्य की सीमा नहीं है इसके लिए। अच्छा, और इस कानून की नज़र में पर्यावरण का मतलब क्या है? मुझे याद है आपने कहा था कि स्रोत में इसकी परिभाषा काफी दिलचस्प थी। हाँ, वो वाकई काफी व्यापक है। देखिए, आमतौर पर हम पर्यावरण हवा, पानी, जमीन यही सब समझते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कानून कहता है कि पर्यावरण में जल, वायु और भूमि तो हैं ही, साथ ही इन तीनों का आपस में और इंसानों, दूसरे जीवित प्राणियों, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और संपत्ति के साथ जो रिश्ता है, हाँ। जो इंटर रिलेशनशिप है, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। ओह, यानी सिर्फ प्राकृतिक चीजें नहीं बल्कि उनका पूरा इकोसिस्टम जिसमें इंसान भी शामिल है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी सोच है। बिल्कुल। ये परिभाषा मानती है कि पर्यावरण एक जटिल, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम है। हाँ। और इसी सोच के साथ पर्यावरण प्रदूषक कोई भी ऐसी ठोस, तरल या गैसी चीज जो नुकसानदायक हो सकती हो, और पर्यावरण प्रदूषण यानी ऐसे प्रदूषकों का माहौल में होना, इन्हें भी साफ साफ डिफाइन किया गया है। और तो और किसी पदार्थ के साथ कुछ भी करना, बनाने से लेके स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, फेंकने तक, जिसे हैंडलिंग कहा गया है, और परिसंकट में पदार्थ यानी हैजर्डस सब्सटेंसेस, इनकी परिभाषाएं भी कानून के दायरे को बहुत बड़ा और स्पष्ट होना देती हैं। तो फिर पर्यावरण को बचाने की मुख्य जिम्मेदारी किसके कंधों पर डाली गई है इस कानून के तहत? ऐसा लगता है केंद्र सरकार की भूमिका काफी अहम है इसमें। हाँ, बिल्कुल। केंद्र सरकार को बहुत बड़ी और आप कह सकते हैं व्यापक शक्ति दी गई है। कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है धारा 3। ये कहता है कि केंद्र सरकार पर्यावरण की क्वालिटी सुधारने और प्रदूषण रोकने, कंट्रोल करने और कम करने के लिए वो सारे कदम उठा सकती है जो उसे जरूरी लगें। अच्छा, सारे कदम सिर्फ नीतियां बनाना नहीं। नहीं, सिर्फ नीतियां बनाना नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए ठोस कार्रवाई करने की शक्ति, एक्शन लेने की पावर, शक्तियां और काम सौंप सकती है। और इससे भी आगे बढ़कर धारा 5 केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है कि वो किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या अथॉरिटी को लिखित में निर्देश डायरेक्शंस दे सकती है। और इन निर्देशों का क्या? और उन निर्देशों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा, कंपलसरी, भले ही किसी दूसरे कानून में कुछ और क्यों ना लिखा हो। अच्छा, अनिवार्य कोई और कानून भी हो तो भी इसे मानना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। ये सरकार को तुरंत कार्रवाई करने और नियमों का पालन पक्का करने की जबरदस्त ताकत देता है। ये तो वाकई मजबूत प्रावधान लगता है। और सरकार नियम भी बना सकती है ना? अब मैंने सुना था कि नियम बनाने की शक्ति भी बहुत विस्तृत है। हाँ, धारा 6 जो नियम बनाने की शक्ति देती है, वो इस कानून को अमल में लाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके तहत सरकार कई तरह के नियम बना सकती है, जैसे अलग अलग इलाकों के लिए हवा, पानी, मिट्टी की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स तय करना। स्टैंडर्ड्स? हाँ, फिर फैक्ट्रियों या दूसरी जगहों से निकलने वाले प्रदूषकों की अधिकतम सीमा तय करना, और इसमें शोर भी शामिल है, नॉइस पोल्यूशन। अच्छा, शोर भी? जी हाँ। फिर खतरनाक पदार्थों को कैसे हैंडल करना है, कैसे इस्तेमाल या स्टोर करना है, उसके लिए प्रक्रियाएं और सेफ्टी मेजर्स बनाना। कुछ खास इलाकों में कुछ खास उद्योग लगाने पर या खतरनाक पदार्थ रखने पर रोक लगाना। और सबसे जरूरी, प्रदूषण फैलाने वाली जो दुर्घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स, उनको रोकने के तरीके और उपाय तय करना। तो ये सरकार को एक पूरा डिटेल्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का अधिकार देता है। कोई भी उद्योग या फैक्ट्री अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना प्रदूषण नहीं फैला सकता? बिल्कुल नहीं। कानून साफ तौर पे कहता है धारा 7 में कि कोई भी व्यक्ति जो कोई उद्योग, ऑपरेशन या कोई प्रोसेस चला रहा है, वो सरकार द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड से ज्यादा पर्यावरण प्रदूषक नहीं छोड़ सकता, डिस्चार्ज या एमिट नहीं कर सकता। ठीक है। और ना ही किसी को ऐसा करने की इजाजत दे सकता है। ये सीधे सीधे प्रदूषण पर एक तरह से लगाम कसता है। और जो खतरनाक पदार्थ होते हैं, हैजर्डस सब्सटेंसेस, उनके बारे में क्या? उनके लिए तो शायद और भी कड़े नियम होंगे। हाँ, उनके लिए नियम और भी सख्त हैं। धारा 8 कहती है कि जो भी व्यक्ति खतरनाक पदार्थों से जुड़ा कोई काम करता है, उसे तय प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों का पालन करना ही होगा, मैंडेटरी है। अच्छा। बिना इनके पालन के वो ये काम नहीं कर सकता। और मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है,
कोई एक्सीडेंट मतलब तय मानकों से ज्यादा प्रदूषण फैल जाता है या फैलने का खतरा होता है, तब क्या, किसकी जिम्मेदारी होगी? ऐसी स्थिति के लिए भी कानून में धारा 9 में स्पष्ट प्रावधान है। अगर किसी दुर्घटना या किसी अनचाही घटना की वजह से मानकों से ज्यादा प्रदूषण फैलता है या फैलने का डर होता है तो जिस व्यक्ति की वजह से ये हुआ है और उस जगह का जो इंचार्ज है, उन दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए तुरंत इमीडिएटली कदम उठाएं। अच्छा, तुरंत कदम उठाएं? हाँ, और साथ ही उन्हें फौरन संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी, इन्फॉर्म करना होगा, और जांच या रोकथाम में हर तरह की मदद भी करनी होगी। तो ये सिर्फ गलती बताना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी तय करना और तुरंत सुधार के लिए एक्शन लेने पर मजबूर करना है। ठीक है, ये समझ आया। नियम बन गए, जिम्मेदारियां तय हो गईं, लेकिन इन पर अमल हो रहा है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? मतलब निगरानी का क्या इंतजाम है, मॉनिटरिंग कैसे होगी? देखिए, इसके लिए कानून में पर्यावरण प्रयोगशालाएं यानी एनवायरमेंटल लेबोरेटरी स्थापित करने या उन्हें मान्यता देने की व्यवस्था है। धारा 12 में दूसरी चीजों के सैंपल का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, ताकि पता चल सके कि प्रदूषण का स्तर क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और इन सैंपल्स की जांच कौन करता है? कोई खास लोग होते हैं? हाँ, इसके लिए केंद्र सरकार योग्य व्यक्तियों को सरकारी विश्लेषक यानी गवर्नमेंट एनालिस्ट्स के तौर पर नियुक्त कर सकती है या उन्हें मान्यता दे सकती है, धारा 13 के तहत। ठीक है। ये विश्लेषक इन प्रयोगशालाओं में भेजे गए नमूनों की जांच करते हैं। और इन सरकारी विश्लेषकों की रिपोर्ट की क्या अहमियत है? क्या उसे सबूत माना जाता है कोर्ट में? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। धारा 14 ये कहती है कि एक सरकारी विश्लेषक द्वारा साइन की गई रिपोर्ट जिसमें विश्लेषण का नतीजा बताया गया हो, उसे इस अधिनियम के तहत किसी भी कानूनी कार्रवाई में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एविडेंस माना जाता है। अच्छा, तो ये तो वैज्ञानिक जांच को कानूनी मान्यता देता है। बिल्कुल, और ये नियमों को लागू करवाने में काफी मदद करता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर कोई इन सब नियमों, निर्देशों या प्रावधानों को तोड़ता है, उनका पालन नहीं करता, तो सजा क्या है, पेनल्टी क्या है? कानून में सजा का प्रावधान काफी सख्त रखा गया है। धारा 15(1) कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के किसी प्रावधान, नियम या आदेश का उल्लंघन करता है या पालन करने में नाकाम रहता है, तो उसे 5 साल तक की कैद। 5 साल? हाँ, 5 साल तक की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर कोई जुर्माना भरने के बाद भी नियम तोड़ना जारी रखे तो? मतलब मान लीजिए किसी फैक्ट्री पर जुर्माना लगा पर वो फिर भी प्रदूषण फैला रही है, तब? हाँ, कानून इस मामले में और भी सख्त हो जाता है। धारा 15(2) के मुताबिक अगर पहली बार दोषी ठहराए जाने के बाद भी कोई व्यक्ति उल्लंघन जारी रखता है, तो हर उस दिन के लिए जब तक उल्लंघन जारी रहता है 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है, पर डे फाइन। हर दिन का। हाँ, और अगर ये उल्लंघन पहली सजा के 1 साल बाद भी जारी रहता है तो अपराधी को 7 साल तक की कैद भी हो सकती है। 7 साल तक? ये तो वाकई दिखाता है कि कानून लगातार होने वाले उल्लंघन को कितनी गंभीरता से लेता है। बिल्कुल। क्या कंपनियां भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं? अक्सर बड़े पैमाने पर प्रदूषण उद्योगों से ही होता है। बिल्कुल, इसके लिए कानून में धारा 16 में अलग से प्रावधान है। अच्छा। अगर कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उस समय कंपनी के कामकाज के लिए जो भी व्यक्ति सीधे तौर पर जिम्मेदार था, इंचार्ज था, उसे और कंपनी को, दोनों को दोषी माना जाएगा। अच्छा, दोनों को? हाँ, हालांकि वो बच सकते हैं अगर वो ये साबित कर दें कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने उसे रोकने के लिए पूरी सावधानी, मतलब ड्यू डिलिजेंस, बरती थी। और अगर कंपनी के बड़े अधिकारी जैसे डायरेक्टर या मैनेजर, उनकी मिलीभगत हो तो, उनकी लापरवाही से हुआ हो तो? उसका भी इंतजाम है। धारा 16(2) कहती है कि अगर ये साबित हो जाता है कि अपराध कंपनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या किसी और अधिकारी की सहमति, मिलीभगत या लापरवाही से हुआ है, तो उन अधिकारियों को भी व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली दोषी माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो कॉर्पोरेट जवाबदेही तय करता है। बिल्कुल। सरकारी विभागों के बारे में क्या वो भी इस कानून के दायरे में आते हैं? मान लीजिए कोई सरकारी प्रोजेक्ट है जिससे प्रदूषण हो रहा है। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। कानून सरकारी विभागों को भी नहीं बख्शता। धारा 17 साफ कहती है कि अगर कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है तो उस विभाग के प्रमुख यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, HOD, को दोषी माना जाएगा। विभागाध्यक्ष को? हाँ, उन्हें भी बचने के लिए वही साबित करना होगा कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ या उन्होंने उसे रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती थी। ये सरकारी एजेंसियों को भी पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है। अच्छा, एक बात और,
क्या नेक नियति से, मतलब सद्भावना से, गुड फेथ में किए गए कामों के लिए कोई सुरक्षा है? जैसे कोई अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहा हो और उससे अनजाने में कुछ हो जाए। हाँ, कानून में इसका भी ध्यान रखा गया है। धारा 18 में सरकार उसके अधिकारियों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी प्राधिकरण या उसके सदस्यों या कर्मचारियों को उनके द्वारा सद्भावना से किए गए या किए जाने वाले कामों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई, मतलब मुकदमाबाजी वगैरह से सुरक्षा दी गई है, प्रोटेक्शन है। ठीक है। ये उन्हें बिना डरे अपनी जिम्मेदारी निभाने में मदद करता है। अब बात करते हैं कानूनी प्रक्रिया की। अपराध का संज्ञान कौन ले सकता है? कॉग्निजेंस। क्या कोई आम नागरिक सीधे अदालत जा सकता है अगर उसे लगता है कि कानून तोड़ा जा रहा है? सीधे तौर पर नहीं जा सकता। धारा 19 के अनुसार अदालतें इस कानून के तहत किसी अपराध पर कार्रवाई तभी शुरू करेंगी जब शिकायत या तो केंद्र सरकार ने की हो या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकरण ने की हो। तो आम आदमी क्या करे? आम नागरिक के लिए भी एक रास्ता है। कोई भी व्यक्ति अपराध होने के कम से कम 60 दिन पहले एक लिखित नोटिस देकर 60 दिन पहले? हाँ, 60 दिन का नोटिस देना होगा केंद्र सरकार या संबंधित अधिकारी को। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो ये पूरी तरह से दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि नागरिक भागीदारी का एक सीमित अवसर देता है। समझ गई। और कुछ प्रक्रियात्मक बातें भी थी शायद, जानकारी मांगना, सिविल कोर्ट का रोल। हाँ, कुछ और प्रक्रियात्मक बातें भी हैं। जैसे धारा 20 के तहत केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण से जानकारी, रिपोर्ट वगैरह मांग सकती है। धारा 22 सिविल अदालतों को इस कानून के तहत लिए गए फैसलों या आदेशों पर सुनवाई करने से रोकती है। ज्यूरिसडिक्शन बार है, ताकि मामलों में तेजी लाई जा सके। अच्छा। और धारा 23 केंद्र सरकार को अपनी कुछ शक्तियों को दूसरों को सौंपने, यानी डेलीगेट करने का अधिकार देती है। हालांकि नियम बनाने की शक्ति को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। किसी दूसरे कानून के तहत भी तब क्या होगा? कौन सा कानून लागू होगा? सजा किससे मिलेगी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण सवाल है, और कानून इसका जवाब धारा 24 में देता है। पहली बात, धारा 24(1) कहती है कि अगर इस कानून और किसी दूसरे कानून के प्रावधानों में कोई टकराव होता है, कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, तो इस कानून के प्रावधान लागू होंगे। इसे ओवरराइडिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी ये कानून ज्यादा प्रभावी होगा। हाँ, लेकिन यहीं पर एक पेंच है। एक महत्वपूर्ण अपवाद है धारा 24(2) में। वो ये कहता है कि अगर कोई काम या गलती, एक्ट और ओमिशन, इस कानून के तहत भी अपराध है और किसी दूसरे कानून के तहत भी दंडनीय है, तो अपराधी को सजा उस दूसरे कानून के तहत मिलेगी, इस अधिनियम के तहत नहीं। अच्छा, ये तो उल्टा लग रहा है। मतलब अगर मान लीजिए जल प्रदूषण के लिए कोई अलग कानून है, जैसे वाटर एक्ट, जिसमें सजा का प्रावधान है, तो सजा उसी कानून के तहत मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने। इसका मकसद शायद एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा से बचाना है, और साथ ही जो विशिष्ट मामलों के लिए बने विशेष कानून हैं, जैसे वाटर एक्ट या एयर एक्ट, उनको प्राथमिकता देना है। ये सुनिश्चित करता है कि जहां ज्यादा स्पेसिफिक कानून मौजूद है, उसका पालन हो। बिल्कुल सही। दिलचस्प है। और अंत में नियम बनाने की शक्ति और उन नियमों को संसद के सामने रखने की जरूरत भी है। ये क्यों जरूरी है? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, केंद्र सरकार को कानून लागू करने के लिए नियम बनाने की व्यापक शक्ति धारा 25 में दी गई है। लेकिन लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि सरकार द्वारा बनाए गए हर नियम को संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाए। ये धारा 26 कहती है। अच्छा, संसद के सामने? हाँ, संसद को उन नियमों को देखने, उनमें बदलाव करने या उन्हें खारिज करने का पूरा अधिकार है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है, संसदीय निगरानी सुनिश्चित करता है। तो कुल मिलाकर हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कई अहम पहलुओं पर बात की। ये साफ है कि ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव कानून है। ये केंद्र सरकार को पर्यावरण बचाने के लिए मजबूत हथियार देता है, प्रदूषण रोकने के नियम बनाता है और उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा तय करता है। हाँ, बिल्कुल। ये परिभाषाओं से लेकर शक्तियों, नियमों, निगरानी और दंड तक एक पूरा इंटीग्रेटेड ढांचा तैयार करता है। इसने एक तरह से छतरी कानून या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन का काम किया है, जिसके तहत बाद में पर्यावरण से जुड़े कई खास नियम और नोटिफिकेशन जारी किए गए, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स या ई वेस्ट रूल्स वगैरह। और हाँ, कंपनियों और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करना भी इसकी एक बड़ी खूबी है। तो ये सब जानने का मतलब क्या है? हमारे श्रोताओं के लिए टेक अवे क्या है?
शायद यही कि हमारे पास पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी आधार मौजूद है। ये सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाता, बल्कि उनके समाधान का रास्ता और तरीका भी बताता है ना। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो सोचने लायक है। जब कानून इतना व्यापक है, सरकार को इतनी शक्तियां देता है और सजा भी इतनी सख्त है, तो फिर जमीनी हकीकत क्या है? इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना असरदार है? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। इसके लागू होने में क्या चुनौतियां आती हैं? वो कौन सी वजह हैं जो इसे पूरी तरह असरदार होने से शायद रोकती हैं? और उन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि इस कानून के जो अच्छे इरादे हैं वो हकीकत बन सकें? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें और आपको और शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने की जरूरत है। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कानून और उसके अमल के बीच का फासला कैसे कम हो। खैर, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य बातें समझने में मदद मिली होगी। जरूर।